हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है पोस्ट मुगल एम्पायर। ठीक है, बेसिकली उत्तर मुगल साम्राज्य, या फिर हम कह लें कि जो अब हम बात करने वाले हैं वो लेटर मुगल्स पीरियड की बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो है हम औरंगज़ेब तक जो है कवर कर चुके हैं। और अगर हम बात करें पोस्ट मुगल पीरियड की, तो वो 1707 से शुरू होता है, वो भी जब पर्टिकुलरली 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, और कब तक? 1862 तक। वैसे तो 1857 कहते हैं, जो 1857 का विद्रोह है, पर हम अगर पर्टिकुलर जो लास्ट रूलर था उसकी डेथ तक का टाइम पीरियड लेते हैं तो 1862 जो है हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई जो लास्ट रूलर था जो मुग़ल पीरियड का था 1707 में औरंगज़ेब, वो जो है जब उसकी डेथ हुई तो वो तब 89 ईयर्स का था। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा वर्ष का था, जिससे जो है उसने काफ़ी तगड़ा रूल किया। जिसमें हमने ये भी देखा था सबसे जो लंबे समय तक शासन करने वाला जो शासक रहा था वो औरंगज़ेब रहा था। ठीक है, तो हमने ये भी बात की थी जो औरंगज़ेब था उसके 5 पुत्र थे। ठीक है, और 5 पुत्रियां थी, तो हमने ये देखा था। अब पर जब हम बात करें उसकी डेथ की, तो पर्टिकुलरली डेथ के टाइम पे बेशक इससे पहले इसके 5 पुत्र, पर उस समय पर 3 ही पुत्र जो हैं जीवित थे। अब 3 जीवित थे तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसकी डेथ के बाद जो उत्तराधिकार की जो युद्ध होना है, लड़ाई होनी है, ठीक है, तो अब वो इन 3 पुत्रों के बीच में होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई औरंगज़ेब की मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ा, तो उसकी मृत्यु के बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो अयोग्य उत्तराधिकारियों से जो है भर गया। इसीलिए जो है हम इसे सेपरेटेडली पढ़ते आते हैं। और इस समय पे जो है जागीरदारी संकट आ जाता है, मनसबदारी प्रथा, जो उसमें मनसबदारी प्रथा में जागीरदारी संकट आता है, उन सब की वजह से जो है धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो जाता है। तो देखिए, हमने जो है मनसबदारी सिस्टम की जो है एक सेपरेट क्लास ली थी, उसमें हमने बात की थी कि मनसबदारी जो है एक प्रकार की रैंक होती है, जिसमें बेसिकली जिस भी पर्सन को वो रैंक दी जाती है उसको मिलिट्री, सिविल और फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब दी जाती हैं। और ठीक है, उसके रिप्लेसमेंट में जो है बेसिकली जो भी उसका खर्चा पानी आएगा, उसकी सैलरी होगी, क्योंकि भाई मिलिट्री भी अगर वो मेंटेन करेगा तो जो कावलरी वो मेंटेन करेगा, घुड़सवार करेगा, पैदल सैनिक करेगा, जो हथियार तैयार करेगा, हर चीज़ जो घोड़े लाएगा, हर चीज़ का भाई अपना खर्चा होता है। ठीक है, तो ये सब मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना, और भाई उसे अपनी खुद की सैलरी भी चाहिए होगी। तो उसका जो रैंक होता है, जैसे हमने देखा था सबसे कम रैंक जो होता है वो 10 होता है, तो उसका रैंक जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी सैलरी, उसकी पोस्ट, जो उसका स्टेटस, सबको डिसाइड होता था। और उसको जो है 2 फॉर्म में सैलरी मिलती थी, जिसमें एक तो हो गया कैश, ठीक है, जो कि बहुत रेयर ही उसमें दिया जाता था। जो दूसरा मेथड होता था वो होता था जागीरदारा, मतलब वो उन्हें एक पर्टिकुलर पीस ऑफ यूनिट कह लीजिए वो दे देते थे, उसमें रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट भी दे देते थे। हेरिडिटरी नहीं होता था वो राइट, बट हाँ वो कलेक्ट करके जो है जो भी खर्चे उनके बन रहे हैं और जो सैलरी बनती है वो सब करने के बाद में जो है वो जो अमाउंट बचता है वो गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है, तो उनको ये राइट पूरा उसमें लैंड पर दे दिया जाता है। तो अब क्या इशू क्या है, जो जागीरदारी व्यवस्था है वो इसी मनसबदारी व्यवस्था से उठ के आती है, हमने बात की थी। क्योंकि जो लैंड दी जा रही है वो क्या भाई, वही जो मनसबदार है वो पूरा कोर्ट का, उसके पास में सिविल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो क्या उस पर्टिकुलर लैंड पर ही जो है कलेक्शन का हिसाब किताब देखता रहे, ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाएगा, तो वो अपने नीचे किसी को अपॉइंट करेगा। तो वो जिसे करता है वो ज़मींदार होता है, और वो जो है वो कलेक्ट करके उसे ला देता है और वो आगे कर देता है। तो आगे चल के जैसे जो है अकबर के बाद जैसे अदर रूलर्स आते हैं तो मनसबदार बढ़ते जाते हैं। अब मनसबदार बढ़ते जाएंगे तो जागीरदारी क्राइसिस तो आएगा ना, क्योंकि लैंड तो भाई जितनी है उतनी है ही, आप मनसबदार जितने मर्जी बढ़ाते रहो पर लैंड थोड़े बढ़ती रहेगी।
और भाई जितनी बड़ी आप रैंक करते जाओगे मनसबदारों की तो उतनी ज़्यादा जागीर भी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भाई जितनी ज़्यादा रैंक उतनी ज़्यादा वो मिलिट्री मेंटेन करेंगे, जितनी मिलिट्री मेंटेन करेंगे उसके लिए खर्चा भी उतना बढ़ेगा, खर्चा जितना बढ़ेगा उतनी जागीर भी उन्हें देनी पड़ेगी। तो क्राइसिस तो आएगा ही ना। जहाँ पहले भाई अगर एग्जाम्पल के तौर पे 5 मनसब है, जो कि ऐसा नहीं होता था, बट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 मनसब है और ये सारी लैंड का इतना 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 हिस्सा दे दिया, तो ये सारा तब भी खलीसा में बच गया, मतलब गवर्नमेंट की जो लैंड है उसमें हो गया है ना। पर अब क्या है, आपने बना दिया 500 मनसब, अब लैंड तो इतनी है तो अब बांटनी भी पड़ेगी, अब तो बड़ी बड़ी बांटनी पड़ेगी, तो लैंड तो ख़त्म हो गई, क्या करें। तो इसीलिए जागीरदारी संकट जो आया, इसकी वजह से भी धीरे धीरे जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा, उनकी जो स्थिति थी वो कमज़ोर होने लग गई। खैर ये तो हम काफ़ी ज़्यादा डीप में बात कर लिए, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, उसके संकट की। पर यहाँ हमने पर्टिकुलर रीज़न पे फोकस किया कि भाई मुग़ल साम्राज्य वीक क्यों पड़ने लगा। एक तो अयोग्य शासक थे, ये इन सब सिचुएशन को जो ये चल रही थी उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, टैकल नहीं कर पाए कि भाई इनका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। अब अगर देखिए जो रूलर है या गवर्नमेंट है वो कमज़ोर है, तो सिचुएशन में क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी उस रूलर के बाद ज़्यादा पावरफुल होगा ना, वो जो है अपना बेसिकली अधिकार जमाना शुरू कर देगा। क्योंकि भाई अब जैसे कोई दीवान है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई दीवान है, उसके पास में इतना क्षेत्र है, मुग़ल सत्ता इतनी बड़ी बेशक हो पर उसके पास इतना सारा हिस्सा है और मुग़ल सत्ता जो है वीक हो रही है, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर देगा, क्योंकि उसके पास में बहुत सारी जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मिलिट्री भी है और सब कुछ, मतलब रिसोर्सेज वगैरह प्रॉपर है, ठीक है। तो वो जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। जो बेसिकली पहले मुग़ल रूलर्स के अंडर काम किया करते थे, ये सोच के कि भाई वो ज़्यादा पावरफुल है, हम तो उनका एक हिस्सा है, वो हमें कभी भी कुचल सकते हैं। तो इन सब का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ भाई वहाँ के जो रीजनल किंगडम के लोग थे, बेसिकली रीजनल किंगडम कह सकते हैं, क्योंकि बाद में वो अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रीजनल दीवान, शासक, जो भी आप कह लीजिए, ये सब जो है ये तो फ़ायदा ले ही रहे हैं, पर इसका फ़ायदा जो है यूरोपियंस भी लेते हैं। यहाँ तक कि ख़ास तौर पे हम कहें फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने देखा कि यहाँ पे भाई लड़ाई चल रही है सत्ता पाने की और ये सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा हम ले लेते हैं, उंगल करते हैं और हम जो है अपने यहाँ पे जो है व्यापार करना है, हमको जो भी प्रॉफिट लेने हैं, एक्सप्लॉइट करना है, वो सब हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब जो है हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों की। तो जिसमें हम अकबर की बात करें तो अकबर का जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें हमने अभी बात की थी 5 पुत्रों में से 3 जीवित रहे, एक था मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श, ठीक है। तो जो मुअज़्ज़म था वो गवर्नर कहाँ का था, काबुल और पंजाब का। आज़म जो था वो गवर्नर था मालवा और गुजरात का। कामबख्श था दक्कन का, ठीक है, बेसिकली साउथ एरिया। तो अब जो है भाई सत्ता जीतनी है तो बैटल तो करनी ही पड़ेगी। तो 1707 में ही बैटल ऑफ जाजुओ हुआ, मुअज़्ज़म और आज़म जो है उसके बीच में, इन दोनों भाइयों के बीच में हुई और इसमें जो है मुअज़्ज़म जीत गया और आज़म जो है हार गया, ठीक है। तो ये जो आज़म है इसका तो पत्ता कट हो गया, अब बचा कौन है, कामबख्श, ठीक है। तो अब यही होगा, मुअज़्ज़म के द्वारा जो है इस युद्ध में जब आज़म को पराजित कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी, उसका पत्ता काट दिया, तो मुअज़्ज़म ने खुद को भारत का अगला बादशाह घोषित कर दिया। किस नेम से, बहादुर शाह से। तो इसीलिए जो है अब यहाँ तक कि औरंगज़ेब जब था उसने भी उपाधि दी थी इसे शाह आलम की। तो इसीलिए जब हम आगे चल के और भी रूलर्स की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे शाह आलम सेकंड को। तो इसीलिए कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि भाई इससे पहले शाह आलम फर्स्ट आया कब। तो शाह आलम फर्स्ट बहादुर शाह ही था, क्योंकि बस फ़र्क इतना है, ये टाइटल औरंगज़ेब ने दिया था पर इसने जब ये सत्ता पे बैठा तो बहादुर शाह के नाम से बैठा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई दूसरा उसे कामबख्श को भी तो हराना है, बेशक अब उसने यहाँ पे खुद को जो है बादशाह घोषित कर दिया है,
पर अब बादशाह को हराने के लिए, विद्रोह करने के लिए अभी भी एक भाई जिंदा है, तो उस भाई को भी ख़त्म करना ही पड़ेगा, पत्ता उसका हटाना ही पड़ेगा। तो 709 जो है बैटल ऑफ बीजापुर होती है, बेसिकली उसके ही एरिया में दक्कन के क्षेत्रों में जाके जो है मुअज्जम जीत जाता है और कामबख्श जो है हार जाता है और बाहर जाएगा। तो भाई ये जिंदा तो नहीं रहने देगा ना, हैदराबाद के निकट ही कामबख्श की जो है उसने हत्या कर दी ताकि आगे चल के कोई विद्रोह ना हो पाए। तो इन शॉर्ट जो है अब जो है बहादुर शाह कह लो, आलम शाह कह लो, वो शाह आलम कह लो या मुअज्जम कह लो, ये सारे नाम एक ही हैं। तो ये जो है अब 1707 से लेकर 1712 तक जो है अगला शासक बन जाता है औरंगज़ेब के बाद। अब हम बात करें कि उसकी माँ का नाम क्या था, तो वो जो है राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई थी। ये जो है लाहौर में जो है बहादुर शाह फर्स्ट जो है 65 ईयर्स की उम्र में जो है मुग़ल बादशाह बनता है, ठीक है। इसीलिए भाई हम देखते हैं कि ये जो है सबसे बूढ़ा बादशाह कहलाता है और इसीलिए हम देखेंगे बहुत ज़्यादा लंबा समय, तो देख रहे हैं ना आप, ज़्यादा लंबे समय तक शासन थोड़े कर पाएगा, तो 65 की एज में बना है। तो अब हम बात करें इतिहासकारों की, तो खफी खां जो है इसे शाहे बेखबर कहते हैं और सिडनी ओवल जो है इसे अंतिम समझदार बादशाह कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा गया, अंतिम समझदार बादशाह क्यों बोला गया, तो उसको हम जानने के लिए उसके द्वारा किए गए वर्क और उसके द्वारा किए गए कामों को जानेंगे, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें 1711 की, तो एक डच प्रतिनिधि मंडल जो है जोसुआ केटेलार वो बादशाह के दरबार में आया, ठीक है। अब हम बात करें बहादुर शाह की, तो उसने सभी शासकों के साथ जो है मेल मिलाप की नीति को जो है अपनाने का काम किया। जैसे अकबर ने कोशिश की थी राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने की, इसी तरह जो है उसने सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के साथ ही नहीं, यहाँ तक कि मराठा और सिखों के साथ भी जो है अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। क्योंकि भाई इससे पहले जो है देखो दक्कन के एरिया में मराठा तो उन्हें परेशान करते ही थे, तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वो उन्हें लूट के चले जाते थे, बार बार गोरिल्ला वेलफेयर टेक्निक का यूज़ करके जो है उन्हें हरा देते थे। इससे बेटर तो यही है कि भाई उनसे फ्रेंडशिप कर लो। और रही बात सिखों की, तो सिखों के साथ जो है रिलेशन जो है ना जहांगीर के टाइम से ही बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था, जो कि हमने अपनी सब पिछली क्लासेस में पढ़ा था, है ना। तो उसको जो है उसने यहाँ पे सुधारने की कोशिश की। तो अब और क्या किया, तो उसने जजिया पे प्रतिबंध लगाया जैसे अकबर ने किया था। और ठीक है, आगे चल के अब हम बात करें कि भाई राजपूतों से उसने संबंध कैसे अच्छे किए, तो 1707 में जो मारवाड़ जोधपुर में जय सिंह शासक था और आमेर जयपुर में जय सिंह, तो ये जो मारवाड़ का जोधपुर का अजय सिंह था उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, पर क्योंकि वो फ्रेंडली रहता था बादशाह, तो उसके सामने उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया। ऐसे ही जो जय सिंह था उसके भी छोटे भाई विजय सिंह के साथ जो है बदलने का प्रयास जो है उसने किया और आगे चल के उनके साथ भी रिलेशन अच्छे हो गए। अब हम बात करें मराठाओं की, तो मराठाओं के लिए उन्होंने क्या किया कि सरदेशमुखी का जो बेसिकली उनका टैक्स होता था उसके लिए उन्होंने आज्ञा दे दी, बस चौथ के लिए जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, पर जो सरदेशमुखी था उसको जो है उन्होंने परमिशन दे दी कि आप ले लो। और क्या किया, अच्छे संबंध बनाने के लिए मराठाओं के साथ, तो भाई उस समय जो शाहू था 1707 में शिवाजी का पुत्र, ठीक है, उसे मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो बाकी आप टेंशन मत लीजिए, हम ना मराठा पे भी जब ये हमारा मुगल जो है मुगलों का पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, देन हम मराठा को भी कवर करेंगे, ताकि हमें जो अभी बार बार हम देखते हैं ना, हमने औरंगजेब के टाइम पे भी बहुत बारी मराठों के बारे में पढ़ा, अब भी पढ़ रहे हैं और आगे ऐसे ही पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि मॉडर्न पीरियड में भी एंग्लो मराठन वॉर भी पढ़ेंगे, तो उस सब को जो है हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं अच्छे से। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो है हम उससे रिलेटेड जो अभी टाइम पीरियड कवर कर रहे हैं हम उसको कंप्लीट करते हैं, देन फिर हम सेपरेटेडली मराठा और सिख एम्पायर को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर कैसे बनाया जाएगा। तो भाई अब शाह को जो है आज़ाद कर दिया गया शिवाजी के बाद, तो छत्रपति शाह महाराज के नाम से वो रूलर बने। अब इसी तरह जो है सिर्फ और सिर्फ मराठा ही नहीं, यहाँ तक कि जो बुंदेल सरदार थे छत्रसाल बुंदेलखंड के और जाट सरदार जो थे चूड़ामल भरतपुर के, इन सब से भी मेल मिलाप बनाने की नीति जो है उसने अपनाई, ठीक है। जो बेसिकली हमने औरंगजेब के टाइम पे देखा था, इन लोगों ने उनकी नाक में दम कर दिया था,
विद्रोह कर दिए थे। तो इसीलिए जो है अब इनसे भी रिलेशन बुरे नहीं बनाए, उल्टा ये किया कि मेल मिलाप बना लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। अब वो जो है विद्रोह भी नहीं करेंगे, कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ऐसे ही अब रही बात सिखों की, तो सिखों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की बहुत कोशिश की। जैसे 10वें गुरु उस समय पे थे गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ संधि कर ली कि भाई आप से हम अच्छा बिहेवियर रखना चाहते हैं, और उन्हें जो है ऊंचे मनसबों पे नियुक्ति दी। ठीक है, जैसे अकबर किया करता था राजपूतों को जो है शामिल करने के लिए, उन्हें ऊंचे पदों पे बैठाता था, ऐसे ही उसने यहाँ पे किया, गुरु गोविंद सिंह को जो है ऊंचे पद पे ऊंचे मनसबों दिए। जहाँ 1708 में जाके जो है गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है महाराष्ट्र नंदेड़ में। ठीक है, पर फिर भी जो है आगे चल के जो है मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहता है, जिसमें जो है बंदा सिंह बहादुर जो है सरहिंद पंजाब पर जो है अधिकार कर लेता है, और इसके बाद जो है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलवा देता है। ठीक है, तो अब भाई जब वो फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाह रहा है, नहीं हो पा रहा, तो भाई ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट तो तब भी होगा। तो 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट वर्सेस बंदा सिंह बहादुर का हिसाब किताब होता है, जहाँ पे जो है बहादुर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो अब बहादुर सिंह की हम बात करें तो ये बहादुर सिंह की जो बायोग्राफी है वो बहादुर शाह नामा के नाम से है, और किसने लिखी है? दानिशमंद खान ने। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखेंगे उसने यहाँ पे भी पूरी कोशिश की है कि भाई अच्छे संबंध बने, अच्छी मनसबों पे जो है उन्हें पोस्ट दें। ठीक है, हर तरीके से उसने कोशिश की सबके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन बनाने के। पर अब जो है उसके बाद में जो शासक बनते हैं, तो उसके बाद जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें जो है उसके भी 4 बेटे होते हैं, जिसमें जहादर शाह, रफ़ीउम शाह, अजीमुन शाह और जहान शाह। तो ये जो है उसके 4 जो हैं बेटे होते हैं। तो यहाँ आपको सभी का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बेशक जो है इसके बाद जो है जहादर शाह शासक बनता है, पर आगे चल के ये भी जो है शासक बनते हैं, और इनका जो सन फारुखशियार वो भी जो है अगला शासक बनता है, जो बेसिकली ब्रिटिशरों को जो है फरमान प्रोवाइड कराता है कि बेसिकली वो फ्री ट्रेड जो है कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर फैक्ट है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।